जो इस्लाम का हिस्सा है, कम से कम उस बात को तो मानोगे। इस्लाम ये कह रहा है कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, अगर वतन से मोहब्बत करोगे तो वो आधा ईमान है। तो आरएसएस ये हिंदी में कह रहा है। मतलब आप वंदे मातरम कहने में आपत्ति करते हो, पर जब कहते हैं कि कहिए मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, तब आप कहते हो कि जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, मेरे सामने वाली कुर्सी पर जावेद कुरैशी जी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशितु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, मतलब आप पुत्र पवन सुत नाम। व्यक्तिगत सफ़र तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे चर्चा करूंगा नहीं करूंगा, मैं करना नहीं चाहता कि व्यक्तिगत मैं चीज़ों को थोड़ा सा ढक के रखना चाहता हूं। पर मोदी जी की झलक जिस नेता में दिखती है, जो नेता 36 कौमों का नेता है, जो नेता जिसको मेरा अल्पसंख्यक भाई भी ये कहता है कि राजस्थान का एक ही लाल भजन लाल, जिस मुख्यमंत्री को देखकर अल्पसंख्यक समाज भी आंखें ऊंची करके देखता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भजन लाल जी हैं। क्योंकि कनेक्ट करने का मौका मिलता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज वो मुख्यमंत्री बन गए, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैंने उनको काम करते हुए देखा है, मैंने उनकी कार्यशैली को देखा कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ऐसे कई लोगों के मुंह पर एक तमाचा पड़ता था और स्वाहा होते थे वो लोग, जो लोग इस विचारधारा के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, ये भाईचारे के खिलाफ जो काम करने वाले लोग थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो स्वाहा करने का काम। आप मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं, तो क्या आपने नहीं देखा आपके यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग मुसलमान सर पे साफा बांधे हुए जब निकलता है और कोई उसको राम राम करता है, तो क्या वो बोलता है कि मुझे राम राम मत बोलो? नहीं बोलता। देखिए, भजन लाल जी नहीं, वो डबल लाल जी हैं। जितना काम कांग्रेस ने 5 साल में किया, 2 साल में उससे ज़्यादा काम करके बता दिया भजन लाल शर्मा जी ने। तो भजन नहीं, डबल है। तो मेरे सामने वाली कुर्सी पर जावेद कुरैशी जी हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं और शुरू से ही इन्होंने एबीवीपी का दामन थामा और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में प्रदेश में इनको अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए प्रदेश महामंत्री का जिम्मा दिया और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन ये सुनकर थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि जावेद कुरैशी को हनुमान चालीसा भी आती हैं, गायत्री मंत्र भी आते हैं और तमाम वो चीज़ें ये करते हैं जो भाजपा विचारधारा के लोग करते हैं। जावेद कुरैशी जी आज की शख्सियत इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जमकर तारीफ भी करते हैं। कौन है जावेद कुरैशी जी, कहाँ से हैं, कैसे शुरुआत हुई और कैसे इनको भाजपा पसंद आई? क्योंकि आज देश भर में एक नैरेटिव सेट किया गया है कि भाजपा जो है वो अल्पसंख्यक लोगों के लिए काम नहीं करती है। लेकिन जावेद कुरैशी इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है और किस तरीके से आम लोगों को भी समझाते हैं। जावेद भाई, आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा। हालांकि तमाम लोग, राजनीतिक लोग आपको जानते हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी आपको पूरा विस्तार से जानें। सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बोलूं, उससे पहले मैं हाथ जोड़कर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने महान चैनल का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य दिया और आपके सामने बैठकर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहा हूं। देखिए, मेरी शुरुआत जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता की होती है वैसे ही हुई। मैं अपने गांव पिंडवाड़ा में रहता था, वहाँ मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। पिंडवाड़ा, आप सिरोही जिले से? जी। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में भी पढ़ा, अलग अलग स्कूल्स में पढ़ा, पर जब मैं विद्यार्थी परिषद में आया तब मैं हमारे वहाँ एक सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ता था, क्योंकि सिर्फ वो एक स्कूल थी जहाँ पे फिज़िक्स और मैथ्स थी। मैं बचपन से पायलट बनना चाहता था। पायलट बनने के लिए फ़िज़िक्स और मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है 11th-12th में। तो उसके बाद अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पढ़ता था। और जब मैं पढ़ा तभी हमारी मित्रता ऐसे लोगों से हुई जो विद्यार्थी परिषद और संघ की विचारधारा से जुड़े हुए थे। बहरहाल मेरे पिताजी वहीं पे सरकारी नौकरी में भी थे और हमारे घर पे संघ के लोगों का आना जाना था, क्योंकि मेरे पिताजी का जो मित्र मंडली थी वो अधिकतर संघ के लोगों से ज़्यादा थी, या जो लोग शिक्षक भी थे तो वो ही कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए थे, संघ की शाखाओं में सुबह जाना, व्यायाम करना, और मेरे पिताजी भी उनमें जाते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था। तो जब वो लोग हमारे घर आते थे, मेरे पिताजी बोलते थे कि नमस्ते करने के बाद इनके पैर छुओ, तो हमें कभी पैर छूने में आपत्ति नहीं हुई। जब मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था तो बचपन से ही गुरुओं का आशीर्वाद था मुझ पर, और मुझे कहते थे कि हवन करो,
तो मैं हवन भी करता था और मैं घर आके बताता भी था। तो मेरे माता पिता ने कभी इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, नहीं मेरे घर वालों ने मुझे कभी इसके बारे में कुछ कहा। जब मैं ये बोलकर आहुति देता था कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो ऐसे कई लोगों के मुंह पर एक तमाचा पड़ता था और स्वाहा होते थे वो लोग, जो लोग इस विचारधारा के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, ये भाईचारे के खिलाफ जो काम करने वाले लोग थे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो स्वाहा करने का काम मेरे मंत्र करते। बिल्कुल जावेद भाई, अपन इस पर और चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि बड़ा रोचक जो आपने टॉपिक दिया है, इस पर बहुत अच्छी बातचीत भी हमारी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके राजनीतिक सफ़र, आपके शिक्षा के सफ़र के साथ साथ ये भी आपका व्यक्तिगत सफ़र के बारे में भी जानना चाहूँगा, क्योंकि कहाँ से शुरुआत हुई, फिर कैसे यहाँ तक आज जयपुर जैसे शहर में इतना अच्छा व्यापार कर रहे हैं, इतना सब कुछ नाम है, सब चीज़ें। तो ये आपका व्यक्तिगत सफ़र कैसे शुरू हुआ, उसके बाद हम राजनीतिक सफ़र पर चलेंगे। व्यक्तिगत सफ़र तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे चर्चा करूंगा नहीं करूंगा, मैं करना नहीं चाहता कि व्यक्तिगत मैं चीज़ों को थोड़ा सा ढक के रखना चाहता हूं। पर फिर भी जो एक अमूमन कॉमन कहा जाता है, मैं पढ़ाई, मेरी शिक्षा दीक्षा यहाँ जयपुर से ही हुई। मैं कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया तो मैं दिल्ली चला गया। मैं HCL टेक्नोलॉजीज़ में काम करता था। उसके बाद मैंने कई MNCs में काम किया। उसके बाद फिर मुझे लगता था कि मैं जॉब के लिए नहीं बना हूँ, तो मैं बिज़नेस करने लग गया। 2013-14 के बाद दोबारा मेरा विद्यार्थी परिषद के लोगों से, संघ के लोगों से संपर्क हो गया, तो मैं दोबारा अपने बिज़नेस के साथ साथ संघ के लोगों से भी जुड़ गया और धीरे धीरे संघ के काम करता रहा। उसके बाद मैंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे बहुआयामी संगठन का काम किया, जो मुस्लिम लोगों को इन माननीय इंद्रेश जी भाई साहब के नेतृत्व में, उनकी कार्यशैली में, उनके विजन के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। संघ की मुख्य धारा से लोगों को बताने का काम करता है कि संघ एक वो संगठन है जो राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है, और राष्ट्र निर्माण में मुस्लिमों की भूमिका अवश्य होनी चाहिए। ये परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा है। तो उससे जोड़ने का काम हम लोग वहाँ करते थे। फिर जैसा संगठन ने मुझको आदेश दिया, मैं पार्टी का काम करने लग गया। मैं उपाध्यक्ष भी रहा, मैं सूफी संवाद का प्रभारी भी रहा, जोधपुर संभाग का प्रभारी, जयपुर संभाग का प्रभारी। इस नाते भी मैंने चुनाव में भी कई काम किए। हमने मोदी जी की योजनाओं को बढ़ चढ़ कर लोगों के बीच में फैलाया, किताबें बंटवाई, पैम्पलेट्स बंटवाए, जितना हो सकता था उतना हमने। और आज भी जब चुनाव नहीं भी हैं तब भी हम कहीं भी प्रवास पर जाते हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनको लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। और मुझे जानकर बहुत खुशी होती है, दिल को ठंडक मिलती है कि वो व्यक्ति जो हमारे साथ संगठन में काम करते थे, हमारे सीनियर, हमारे अग्रज रहे, आज वो राजस्थान के मुखिया के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान का लीड कर रहे हैं, राजस्थान को आगे लीड कर रहे हैं और इसको एक विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और दिल को ये जानकर ठंडक होती है जब मेरा अल्पसंख्यक भाई ये कहता है कि राजस्थान का एक ही लाल, भजन लाल, भजन लाल, तो दिल को ठंडक मिलती है। वाकई में, मतलब इससे साफ जाहिर हो गया कि भजन लाल आपके पसंदीदा नेताओं में से हैं। अगर मैं किसी एक नेता का नाम लूँ या आपके आदर्श नेता के रूप में आपसे पूछूंगी कि जावेद भाई, कौन आपके आदर्श नेता हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, हम तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं, ये जवाब डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आपको बिल्कुल दिल से जवाब दूंगा। हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं के नेता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, और मैं समझता हूं कि स्वयं भजन लाल जी भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी ही अपने नेता के रूप में देखते होंगे। पर जब मैं एक कार्यकर्ता के रूप में जब देखता हूं, क्योंकि मोदी जी के साथ करने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, पर मोदी जी की झलक जिस नेता में दिखती है, जो नेता 36 कौमों का नेता है, जो नेता जिसको मेरा अल्पसंख्यक भाई भी ये कहता है कि राजस्थान का एक ही लाल, भजन लाल, भजन लाल, जिस मुख्यमंत्री को देखकर अल्पसंख्यक समाज भी आंखें ऊंची करके देखता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भजन लाल जी हैं। क्योंकि कनेक्ट करने का मौका मिलता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज वो मुख्यमंत्री बन गए, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैंने उनको काम करते हुए देखा है, मैंने उनकी कार्यशैली को देखा है। मैं 3 साल रहा हूँ, कई बार ऐसे मौके हुए कि जब उनके साथ रहकर हमें सीखने का मौका मिला, उनको काम करते हुए देखा तो हमें देखने का मौका मिला, काम समझने का मौका मिला कि काम कैसे किया जाता है, संगठन को विस्तार कैसे किया जाता है, प्रवास कैसे किया जाता है, लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निवारण कैसे किया जाता है। ये मैंने आदरणीय भजन लाल जी में देखा। मैंने ये देखा कि वो एक किसान का बेटा, किसान से प्रधान, सरपंच और युवा मोर्चा, फिर मेन बॉडी, और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सामान्य कार्यकर्ता को उसमें अपनी झलक दिखती है।
और जब झलक दिखती है तो वो ऑटोमेटिक आपके आदर्श बन जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, बहुत ही शानदार बात की। अब कुछ बातें अपन ये भी करते हैं कि हम देखते हैं, आज हमारे आसपास भी देखते हैं, एक नैरेटिव सा सेट हुआ है, हालांकि इसमें क्या सच्चाई है राजनेता लोग जानते हैं। कई ऐसी चीज़ें हमने बयान सुनते हैं कि जहाँ पर बीजेपी पार्टी हो या संघ हो, इससे अल्पसंख्यक समुदाय को अलग दृष्टि से देखा जाता है। लोग कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों के लिए काम नहीं करते हैं या उनको ये तमाम प्रकार की बातें होती हैं। आप बहुत नज़दीक से इस संघ में भी रहे हैं और संगठन में भी रहे हैं, तो किस चीज़ों को आपने नज़दीक से देखा और क्या ऐसी बातें हैं जो आपको भा गई कि हाँ ये ठीक है इसलिए मैं यहाँ हूँ? क्या आपने अपने गाँव में कभी नहीं देखा? बाड़मेर में जब आप गुजरते होगे, आप मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं, तो क्या आपने नहीं देखा आपके यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग मुसलमान सर पे साफा बांधे हुए जब निकलता है और कोई उसको राम राम करता है, तो क्या वो बोलता है कि मुझे राम राम मत बोलो? नहीं बोलता, नहीं बोलता, कभी देखा भी नहीं होगा और देखोगे भी नहीं। और मुझे आज भी हमारे क्षेत्र के आपको मुझे चाहे मुस्लिम भाई हैं या हिंदू कोई भाई है, वो जब फ़ोन करते हैं, मुस्लिम भाई भी मुझे फ़ोन करते हैं कि सामने वाला भाई हमारा हिंदू धर्म से, तो वो सीधा बोलते हैं अशोक भाई राम राम। तो ये सबसे खास अच्छी बात भी है और देश के नेताओं को भी चीज़ें देखना चाहिए। हाँ सर, ये बहुत सहज था, ये बहुत सहज था। मुस्लिम का राम राम करना, हिंदू का सलाम करना बहुत सहज रूप में देखा जाता था, जब तक कुछ राजनीति की रोटी सेकने वाले लोग नहीं आए थे, जब तक वो लोग नहीं आए थे जो इस देश की ताकत को तोड़ना चाहते हैं, जब तक वो लोग नहीं आए थे जो विदेशी मानसिकताओं से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं और इस देश की अखंडता और संप्रभुता को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू और मुस्लिम के बीच में जब खाई बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तभी इस देश को कहीं ना कहीं तोड़ा जा सकता है। तो उस तोड़ने के लिए उन्होंने ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने छोटे छोटे ये राम राम सलाम इन इश्यूज़ को निकाला, वंदे मातरम के इशू को निकाला, भारत माता को माता क्यों कह दिया, ये इशू को निकाला। इसलिए निकाला कि इस कौम को तोड़ा जा सके, दो भाइयों को परस्पर लड़ाई की जा सके, ताकि ये देश जो है, जो विकसित भारत बनने की मोदी जी की नेतृत्व में जो विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर है, कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगाने का काम ये लोग करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में, ये बात जब छिड़ गई है तो एक ये सवाल भी है कि आरएसएस है, वहाँ पर एक मुस्लिम धर्म समुदाय के लिए भी एक अलग से शाखा है, वो क्या शाखा है, कैसे काम करती है और क्या उसमें काम किया? देखिए, वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है और उसका गठन 1992 में हो चुका था और उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आरएसएस के बारे में जो भ्रांतियाँ लोगों के बीच में फैलाई जाती है, डराया जाता है कि साहब भाजपा आ गई तो मुसलमानों को एक कंटेनर में भरेंगे और समंदर के अंदर फेंक देंगे। आप 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, कौन मुसलमान गया, किसकी नागरिकता छीनी? हम सिर्फ एक बात करते हैं कि अगर भारत में रहोगे तो भारत की बात करनी पड़ेगी, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। वंदे मातरम कहना पूजा करना नहीं है, वंदे मातरम कहना इस धरती पे जिस पे आप रह रहे हो, जो ईमान का हिस्सा है, जो इस्लाम का हिस्सा है, कम से कम उस बात को तो मानोगे। इस्लाम ये कह रहा है कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, अगर वतन से मोहब्बत करोगे तो वो आधा ईमान है। तो आरएसएस ये हिंदी में कह रहा है, मतलब आप वंदे मातरम कहने में आपत्ति करते हो, पर जब कहते हैं कि कहिए मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, तब आप कहते हो कि जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये तोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है? ये दो डेफिनेशंस को अलग कौन कर रहा है, बताइए आप। ये उन लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, हमारे समाज की भोली भाली कौम, ये भोली भाली जनता उन लोगों से कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। तब उन्हें वंदे मातरम और मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद में फ़र्क महसूस हो जाता है, जबकि ये दोनों एक ही हैं। बिल्कुल, आपने अभी एक उर्दू में बड़ी अच्छी पंक्तियाँ कही है, क्या संस्कृत में भी कुछ पंक्तियाँ आती हैं आपको? क्या हनुमान चालीसा आप क्या कर सकते? मैं हनुमान चालीसा पूरी तो नहीं आती, पर मुझे इतना आता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशित लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, मतलब आप पवन सुत नामा। वाह वाह, मतलब ये सारी चीज़ें एक लीडरशिप में देख करके, तमाम लोगों में देख करके, तो कहीं ना कहीं आप जब अपने क्षेत्र में जाते हैं, अपने लोगों के बीच जाते हैं, तो इस चीज़ का किस तरीके से लोग आपको देखते हैं? क्या इसका अच्छा असर जो है अच्छा भी दिखता है लोगों को? ये भारत की संस्कृति है और मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को इसका सम्मान करना चाहिए। संस्कृति से जुड़ाव, संस्कृति हिस्सा हमारी रूह का हिस्सा होना चाहिए। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग आपको ना नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं, ना अपने धर्म को फॉलो करने से रोकते हैं। वो ये कहते हैं कि इस संस्कृति का आप हिस्सा हो,
गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आप कई मज़ारें ऐसी देखेंगे, हज़रत निज़ामुद्दीन जाइए आप, वहाँ बसंत पंचमी मनाई जाती है, बसंत का फेस्टिवल मनाया जाता है, पीली चादर, पीले फूल, पीले कुर्ता पजामा, आप देखिए क्या रंगारंग कार्यक्रम होता है। दिवाली के दिन वहाँ दिए जलाए जाते हैं, तब तो किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और ये अभी किसी ने चालू नहीं किया, 800 साल से चलता हुआ आ रहा है, और वहाँ के खानवादे आज तक इसको निभा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आपने भजनलाल शर्मा जी का जिक्र किया, आपने कहा कि मेरे आदर्श नेता भी हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना जरूर चाहूँगा कि 2 साल का कार्यकाल सरकार का हो गया, तो आप क्या ऐसी चीज़ें आपको अच्छी लगी या क्या बताना पब्लिक को चाहेंगे कि इन 2 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये हमारे स्टेट में काम किया? देखिए, भजनलाल जी नहीं, वो डबल लाल जी हैं। जितना काम कांग्रेस ने 5 साल में किया, 2 साल में उससे ज़्यादा काम करके बता दिया भजनलाल शर्मा जी ने। तो भजन नहीं, डबल है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 3 साल राजस्थान के स्वर्णिम सालों में गिने जाएंगे, और आने वाले 15 साल भजनलाल जी के नेतृत्व में ही राजस्थान में बार बार सरकार बनेगी। अब ये भूल जाइए, राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता भी भूल जाए और राजस्थान की विपक्ष भी भूल जाए कि अब कभी यहाँ पे कभी भाजपा कभी कांग्रेस का ऐसा ये परंपरा भजनलाल जी नष्ट करने वाले हैं। और आने वाले जितने भी दिन रहेंगे भाजपा की सरकार ही रहेगी और आदरणीय भजनलाल जी ही यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। अच्छा, आपसे बात करने का फिर और ज़्यादा मन कर रहा है। एक ये आखिरी सवाल है मेरा कि जावेद कुरैशी अपने आप को आने वाले समय में किस तो जगह पर देखना चाहते हैं, क्या भविष्य तलाश रहे हैं इस राजनीति? मैं भविष्य, भूत, वर्तमान इसकी बात ना करते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि संगठन जो कहेगा, जैसा कहेगा मैं करूँगा। और जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं, जब नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे जैसे कार्यकर्ता के अंदर भी कहीं ना कहीं उत्साह की अनुभूति होती है कि शायद मेरा भी नंबर आएगा और संगठन मेरी तरफ भी देखेगा। और ऐसे कई कार्यकर्ता, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मेरा नंबर आएगा मतलब ये हर कार्यकर्ता के मन में है कि मेरा भी नंबर आएगा और संगठन मेरी तरफ भी देखेगा। संगठन महत्वपूर्ण है, बाकी सब चीज़ गौण है। बिल्कुल। ये जावेद कुरैशी जी थे, अल्पसंख्यक राजस्थान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं। कई सारी बातों के जवाब जो हैं इन्होंने अपनी पंक्तियों में, अपनी बातों में कह दिया। और राजस्थान के अंदर तमाम लोग जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें हम लोग देखते हैं आपसी भाईचारे को लेकर के, इन्होंने बड़े ही शानदार और सरल तरीके से लोगों को समझाया कि हकीकत क्या है। सहयोगी दीपेंद्र के साथ अशोक शेरा, द खटक, जयपुर।